पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में से एक है, लेकिन हर पॉपुलर चीज अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्यों है ये स्कीम पॉपुलर और क्या है इस स्कीम की अच्छी बातें और नॉट सो अच्छी बातें, आज हम करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम का क्विक लेकिन अनबायस्ड एनालिसिस, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल सके कि आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। ट्राई करिए इंडिया की बेहतरीन स्टॉक रिसर्च वेबसाइट ticker.finology.in और ढूंढ निकालिए अपना अगला मल्टी बैगर। तो हम आज स्कीम की सारे पहलुओं पे डिस्कशन करेंगे। रिटर्न्स कितना है, रिस्क कितना है, कितने टर्म के लिए लॉक इन है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, टैक्स बेनिफिट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, हर तरह की वो चीजें जो इस स्कीम के बारे में आपको जानना जरूरी है अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न की बात। इस स्कीम का रिटर्न हर क्वार्टरली यानी हर 3 महीनों में गवर्नमेंट रिवाइज करती है। तो अभी के हिसाब से ये स्कीम 7.1% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न दे रही है, 7% के आसपास। कुछ महीनों पहले ये 7.9 था। यूजुअली आप ये मान सकते हैं कि जो मेजर बैंक्स का एफडी रेट होता है, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, ये जो मेजर बैंक्स हैं इनका जो एफडी का रेट होता है उससे आपको लगभग 1 या 1.25% ज्यादा रिटर्न इस स्कीम से मिलता है। तो एसबीआई अभी अपनी एफडी पे 5.86% के आसपास रिटर्न दे रहा है और ये स्कीम 7.1% का रिटर्न दे रही है, लेकिन ये हर क्वार्टर रिवाइज होता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि अगर एसबीआई या बाकी मेजर बैंक से 1-1.25% ही ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो पीएफ तो कोई अच्छी स्कीम नहीं है, इसमें क्या खास है। बल्कि कई छोटे बैंक्स तो 7% के आसपास का इंटरेस्ट वैसे ही दे रहे हैं, तो हम पीएफ में क्यों लगाएं। तो इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हालांकि इंटरेस्ट रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ और कारण है जिसके कारण ये स्कीम, अगर आपकी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है तो एफडी से ज्यादा बेटर है। जानेंगे आगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की, मैच्योरिटी और लॉक इन, यानी आप जो पैसा डालेंगे वो आपको कब मिलेगा। तो ये स्कीम में 15 साल का लॉक इन है, यानी जो पैसा आप डाल रहे हैं वो आप 15 साल बाद निकाल सकते हैं। जैसे एफडी जैसा नहीं कि साल भर की एफडी है तो साल भर बाद पैसा मिल गया, 2 साल की है तो 2 साल बाद। इस स्कीम में आप जो भी पैसा डालेंगे वो आपको 15 साल बाद मिलेगा। इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रॉडली ये जान लीजिए कि 15 साल के लिए आप इस स्कीम में पैसा डालते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं। 15 साल की स्कीम है, लेकिन 5 साल बाद, जैसे ही 5 साल आपको हो जाते हैं तो आप 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत सीरियस डिजीज किसी को हो गई है घर में, या बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए पैसा चाहिए, तो इन केसेस में आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। ये भी 5 साल बाद आप कर सकते हैं और इस केस में, इमरजेंसी वाले केस में, आप सारा का सारा पैसा निकाल सकते हैं। 50% की लिमिट नहीं है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही होता है। तीसरा, 2 साल बाद, अगर आपको पैसा डालते हुए 2 साल हो गए हैं, तो पहले साल आपने मान लीजिए ₹1,00,000 डाला, अगले साल भी ₹1,00,000 डाला, अब आपके ₹2,00,000 पीएफ स्कीम में जमा हो गए हैं। तो तीसरे साल आप इस 2,00,000 के बदले 25% तक का लोन ले सकते हैं। यानी अगर आपके ₹2,00,000 पीएफ में जमा है तो उसका 25% होता है 50,000। ये अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन 50,000 रुपए तक का अमाउंट आपको उस बैंक से, जिस बैंक में आपने पीएफ करवाया है, वहां से लोन के रूप में मिल सकता है। तो ये 3 इसके लॉक इन के एक्सेप्शंस हैं। चौथा, अब इसके टर्म की बात करते हैं कि क्या ये 15 साल ही होता है या 10 साल के लिए भी हो सकता है, 20 साल के लिए भी हो सकता है, क्या ये टर्म बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो यूजुअली पीएफ 15 साल का ही होता है। अगर कोई 40 साल की उम्र में किसी ने शुरू किया तो जब इंसान वो 55 का हो जाएगा तब वो जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो उसे वापस मिलेगा। इसके पहले एक्सेप्शंस तो मैंने आपको बता दिए कि 15 साल के पहले अगर आपको निकालना है तो 5 साल के बाद आप 50% या इमरजेंसी है तो पूरा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये 15 साल से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपको चाहिए, अगर आपने 25 साल की उम्र में पीएफ शुरू कर दिया और 15 साल का टर्म खत्म हो गया जब आप 40 के हैं, तब आपको पैसों की जरूरत नहीं, तो आप 5-5 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी अगर आप 25 साल के थे, आपने ये स्कीम ली, 40 में ये स्कीम एक्सपायर हो रही है, तो आप वो पैसा ना निकाल के एक फॉर्म भर के इसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और उस 5 साल में पिछला जो 15 साल में आपका अमाउंट जमा हुआ है, आप उसे जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन साल में केवल एक बार ही आपको विड्रॉल अलाउड है।
यानी अगर 15 साल तक आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया कि नहीं मुझे इसे 5 साल और एक्सटेंड करना है, तो उन 5 सालों में आप कभी भी वो 15 लाख जो जमा हुए उसे निकाल सकते हैं, लेकिन साल में एक ही विड्रॉल अलाउड है। चाहे तो पूरा अमाउंट निकाल लें, चाहे तो पार्शियल निकालें, लेकिन बाकी का अमाउंट फिर आप अगले साल ही निकाल पाएंगे। और ये 5-5 साल का एक्सटेंशन आप कितना भी कर सकते हैं। अब चौथी चीज जिसके कारण ये स्कीम काफी अट्रैक्टिव हो जाती है वो है टैक्स बेनिफिट्स। पीपीएफ को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है, यानी जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी जिसको आप अभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप उस रिजीम पे हैं और अगर आप ईएलएसएस या टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहते, आप एनपीएस नहीं करना चाहते, मान लीजिए आप साल के 10 लाख रुपए कमाते हैं और अगर आप उसमें से 1.5 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, तो उस 1.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मान लिया जाएगा कि ये आपकी इनकम है ही नहीं, आपने 8.5 लाख रुपए ही कमाए तो उसी पे आपको टैक्स देना है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि 1.5 लाख तक का अमाउंट जो आपने कमा के इस स्कीम पे लगाया उस पे आपको टैक्स नहीं देना। दूसरा फायदा, और ये क्यों एफडी से बेटर हो जाती है, इस पे जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, जैसे अभी आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट आपके खाते में जमा हो रहा है उस पे भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। एफडी में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन इस स्कीम में जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। तीसरा, जब 15 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर होता है और आप अपना कैपिटल प्लस इंटरेस्ट इनकम दोनों को अपने पास निकालते हैं, अपने खाते से निकालते हैं या पीएफ से अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, तो उस लमसम कॉर्पस पे भी विड्रॉल के समय भी आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। जो इंटरेस्ट आपने रेगुलरली कमाया उस पे टैक्स एग्जेम्पशन, जो लमसम विड्रॉल किया उस पे भी टैक्स एग्जेम्पशन। ये 3 एग्जेम्पशंस के कारण ये स्कीम एफडीज के मुकाबले ज्यादा बेटर हो जाती है अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। तो अगर आप लंबे समय तक पैसा डाल के भूल सकते हैं, तो एक तो रिटर्न्स मेजर बैंक से थोड़ा ज्यादा रहता है और टैक्स पे नहीं करना होता। इसके अलावा एक खास बात जो इस स्कीम में है वो है लीगल इम्यूनिटी, यानी अगर आप पे कोई लीगल केस होता है जिसके एवज में आपको किसी को कंपनसेशन या जुर्माना देना है, कुछ भी ऐसी चीज देनी है, तो आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट अपने कब्जे में ले सकता है अगर आप पैसे दे नहीं रहे हैं। जुर्माने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी गाड़ी, जमीन, घर सब कुछ कोर्ट अपने पास अटैच कर सकता है या उसे बेच के वो जुर्माना या फाइन या जिसको अगर कंपनसेशन देना है उसे वसूल सकता है। आपके शेयर्स बिक सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी कोर्ट बेच सकता है, लेकिन एक पीएफ ऐसा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐसा है जिसे कोई कोर्ट भी अटैच नहीं कर सकती। उसमें से पैसा निकाल के कोर्ट किसी को आपके बिहाफ पे नहीं कर सकती, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पैसा आपने अगर प्रोविडेंट फंड में डाल दिया तो कानून की नजर में वो आपका नहीं रहा, अब वो आपके डिपेंडेंट्स या आपके बच्चों के लिए हो गया, तो उसमें से कोर्ट लेके किसी को दे नहीं सकता। तो लीगल इम्यूनिटी भी आपको मिलती है अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपनी सेविंग्स को लगाते हैं। ये एक और एडवांटेज है स्कीम का। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बच्चों के लिए भी अकाउंट खोला जा सकता है, क्या उनके नाम पे अकाउंट खोला जा सकता है, और मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है? तो देखिए, पहली चीज, हाँ बच्चों के नाम पे भी हो सकता है। इस स्कीम में कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अगर 18 साल से कम का आपका बच्चा है तो अकाउंट जरूर उसके नाम पे होगा, लेकिन उसको ऑपरेट पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं और उस अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। फिर जब बच्चा 18 से ऊपर का हो जाए तो एक फॉर्म भर के वो अकाउंट वो खुद ऑपरेट कर सकता है और फिर उस अकाउंट में ये 1.5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं हो सकता, ये वाली लिमिट हट जाएगी। दूसरा, साल में आप कितना पैसा डाल सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें साल में 1.5 लाख रुपए डाले जा सकते हैं, डाले उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन ये जो एग्जेम्प्ट बेनिफिट है ये नहीं मिलेगा। कोई टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख के ऊपर इस स्कीम में नहीं मिलेगा। तो साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख ही डालिए, कम से कम 500 रुपए हर साल के डालने होते हैं इस स्कीम को एक्टिव रखने के लिए। अगर ये स्कीम एक्टिव नहीं होगी तो क्या होगा, यानी मैंने 2 साल तो 500 रुपए डाल दिए, तीसरे साल 500 रुपए नहीं डाले तो क्या होगा? क्या मेरे वो 2 साल जो मैंने 500 रुपए डाले वो डूब जाएंगे? जी नहीं, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जाना बंद हो जाएगा, यानी वो 1000 रुपए 1000 के 1000 ही पड़े रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। सरकार जो इंटरेस्ट देती है वो इंटरेस्ट उस अकाउंट में मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरे साल पैसा नहीं डाल पाते किसी भी कारण से, तो चौथे साल, 5वें साल जब भी आपके पास फिर से पैसे हों
तो आप हर साल के लिए कम से कम 500 रुपए डाल दीजिए। जैसे पहले साल आपने 500 रुपए डाले, दूसरे साल आप नहीं डाल पाए, तीसरे साल भी नहीं डाल पाए, तो चौथे साल आप 1500 रुपए डाल दीजिए। 500 रुपए दूसरे साल के, 500 रुपए तीसरे, 500 रुपए चौथे साल के, और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसे नहीं डाल पाए तो पैसे डूब जाएंगे, लेकिन जितने पीरियड तक आपका अकाउंट इनएक्टिव रहा उतने पीरियड तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो आपका इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। और यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे आप पीएफ में इंटेलिजेंटली एक छोटी सी चीज करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, जिसको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हर महीने इससे आपको इंटरेस्ट में फायदा होगा, आपका पैसा ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर पाएगा। जानेंगे वीडियो के एंड में। अब जानते हैं कि आपको पैसा मंथली करना होता है या ईयरली करना होता है। तो आप चाहें तो मंथली 12 इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं कि हजार रुपए हर महीने कर दिया, या आप चाहें तो साल में केवल एक बार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि साल में कम से कम आपको 500 रुपए इस अकाउंट में डालने हैं, चाहे मंथली टुकड़ों टुकड़ों में डालें या एक बार में डाल दें। कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है? तो जैसा मैंने बताया, कोई एज लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 18 साल के हों, चाहें तो 80 साल के हों, इस अकाउंट को कोई भी खुलवा सकता है। कोई एज लिमिट पीएफ में नहीं है। इसके अलावा जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। एक इंडिविजुअल केवल अपने नाम पे ही अकाउंट खुलवा सकता है। अपनी स्पाउस, अपने रिलेटिव्स के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता। एक इंसान का केवल एक ही अकाउंट हो सकता है, मल्टीपल पीएफ अकाउंट्स नहीं हो सकते। एनआरआईज इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो जब इंडिया में ही रहते थे, जब वो इंडियन सिटीजन थे टैक्स पर्पसेस से, तब अगर उन्होंने ये अकाउंट खुलवा दिया था और बाद में वो एनआरआई हो गए, तो वो इस स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई होते हुए वो इस स्कीम को फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUF भी इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। केवल टैक्स पर्पसेस से जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो इंडिविजुअली अकेले अपने नाम पे एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। एज लिमिट नहीं है। कैसे खुलता है या कहां खुलवा सकते हैं? तो ये अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से खुलाया जा सकता है। ज्यादातर जो बड़े बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, जो नेशनलाइज्ड या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वहां इसे खुलाया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मीडियम ज्यादातर बैंक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिसेज, मेजर पोस्ट ऑफिसेज में भी ये स्कीम अवेलेबल है। तो जो ज्यादातर बैंक हैं वो तो ऑनलाइन बड़े कन्वीनियंटली इसे खोलने का ऑप्शन देते हैं, और वही मुझे भी बेस्ट तरीका लगता है। ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक, पैन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आपका करंट रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ करने के लिए एक फोटोग्राफ और एक फॉर्म, ये फिल करिए और खुल गया आपका पीपीएफ अकाउंट। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक छोटी सी इंटेलिजेंट ट्रिक आप अपना के अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं पीपीएफ के जरिए। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, आपके सवालों के जवाब हल हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह की और इंपॉर्टेंट स्कीम्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है जो मैं अभी तक कवर ना किया हूं, तो उसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं और मेरी टीम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं उस ट्रिक की। अगर आप मान लीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, और आप पैसा जमा करते हैं हर महीने की 6 तारीख को या 7 तारीख को, या अज्यूम कर लेते हैं 10 तारीख को आप पैसा जमा करते हैं, तो अगर आपने 10 जनवरी को पैसा जमा किया, तो 10 जनवरी से लेके 30-31 जनवरी तक 20 दिन आपका वो पैसा इंटरेस्ट नहीं कमाएगा। 20 दिन वो पैसा आइडियल पड़ा रहेगा। जरूरी ये है कि पीएफ में मंथली इंस्टॉलमेंट्स की एक तरह से आप मान लीजिए कट ऑफ डेट है 5 तारीख। तो हर महीने अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स जमा करते हैं तो ये इंश्योर करिए कि आप 5 तारीख या उसके पहले पहले अपना मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दें, ताकि उस महीने भी वो जो इंस्टॉलमेंट आपने पे की उसका इंटरेस्ट आपको मिले। ये देखने में छोटी बात लगती है, लेकिन जब 15 सालों तक हर महीने आपको एक महीने उस लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट मिले, तो अंत में 15 सालों के बाद ये काफी बड़ा सम हो जाता है, कुछ लाख रुपयों में भी हो सकता है। और आपको करना कुछ नहीं है। जो पैसा आप 10 या 15 तारीख को दे रहे थे, उसे 5 तारीख या उसके पहले 1 से 5 तारीख के बीच में दे दीजिए। 15 साल बाद ये अमाउंट, डिपेंडिंग कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, अच्छा खासा अमाउंट होने वाला है, कुछ लाख रुपए। तो इसे जरूर करिए अगर आप पीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं। और अब सबसे जरूरी क्वेश्चन, क्या आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट खुलवाना चाहिए? क्या ये नेशनल पेंशन स्कीम से बेटर है? क्या ये इस तरह की दूसरी रिटायरमेंट स्कीम से बेटर है?
तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन किन लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट खुलवाना चाहिए? तो अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं, अगर आप साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आप पे 30% से ज्यादा का टैक्सेशन लगता है। ऐसे में आपके लिए पीपीएफ बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि इसमें जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, किसी तरह का कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। मैच्योरिटी पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। दूसरा, अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, लेकिन एफडीज में आपको यह डर लगता है कि आप पे डिसिप्लिन नहीं है, आप हो सकता है प्री मैच्योर पेनल्टी देके एफडी में से पैसे निकाल लें। अगर आप में डिसिप्लिन की कमी है तो क्योंकि आप इसमें 5 साल तक तो पैसा निकाल ही नहीं सकते और उसके बाद भी केवल 50% ही अमाउंट निकाल सकते हैं, तो ऐसे में इस स्कीम के कारण डिसिप्लिन आ जाता है और रिटर्न्स तो आपको अच्छा मिल ही रहा है, ऊपर से टैक्स बेनिफिट भी अच्छा मिल रहा है। तो अगर आप में डिसिप्लिन की कमी है या अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में हैं, इन दो केसेस में तो ये बहुत बहुत अच्छी स्कीम है और आपको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी हैं लेकिन आप एनपीएस वाला रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप अपने फंड्स को बहुत ज्यादा सेफ रखना चाहते हैं, आप इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भी ये एक अच्छी स्कीम है। हालांकि पर्सनली क्योंकि मैं इक्विटीज वाला रिस्क प्रेफर करता हूं तो मुझे एनपीएस भी काफी अच्छा ऑप्शन लगता है और मेरे को वो रिस्क लेना वाइबल लगता है। तो एनपीएस वाला वीडियो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसे जरूर देख लीजिए और दोनों को अपने रिस्क के हिसाब से कंपेयर जरूर कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।